हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं पिंटू सर आप सभी का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक आपने टेंस और टाइम एंड टेंस के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा, अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ टेंस और टाइम एंड टेंस में आने वाले सारे स्ट्रक्चर्स, उसके आइडेंटिफिकेशंस, ये भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए इसके दौरान मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जो इस साल 2020 में मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं, तो मेरी तरफ से सबसे पहले उन बच्चों को वेल विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप दैट कि वैसे बच्चे जो घर पे इस बार मैट्रिक पास करे हैं फिलहाल अभी बैठे होंगे। तो चलिए मैं आज अनाउंस करता हूँ कि आज से मैं 11th के बच्चों के लिए भी इंग्लिश क्लास को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूँगा। तो वैसे बच्चे जो फिलहाल 12th में इस मेरे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस में जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप में बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आपका 11th का बैच आज से शुरू होने वाला है, जिसमें आपको 11th के सारे टॉपिक्स, 11th में सारे इंग्लिश में आने वाले ग्रामर, बुक्स सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को अपने साथ साथ 11th के बच्चों को पढ़ने के लिए भी निमंत्रित करेंगे। तो चलिए इसके साथ आज का जो टॉपिक है मैं उसको आगे लेके लो चलता हूँ। बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको टाइम एंड टेंस का जो पास्ट है उसे मैंने कल फिनिश कर दिया। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया आपका टाइम एंड टेंस में फ्यूचर का, कि फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो चलिए कल हम चर्चा किए थे पास्ट के बारे में, आज चर्चा करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए फ्यूचर। तो फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि वैसा काम जो आपका फ्यूचर का हो, यानी भविष्य में होने वाले काम हो। तो भविष्य में होने वाले काम के लिए जनरली हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। इस बात की जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। तो फ्यूचर में आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये रहेगा कि कौन कौन सा सेंटेंस किस पैटर्न पे लगने के बाद चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। तो फ्यूचर में आपके पास 4 रूल्स हैं, जिसमें से आपको एक कुछ पढ़ना है प्रेजेंट फ्यूचर के इंडेफिनिट में, कुछ कंटिन्यूअस, कुछ परफेक्ट और कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज का जो लेक्चर है आपका यहीं से शुरू किया जाता है कि फ्यूचर टेंस को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रूल नंबर 9, क्योंकि कल मैं रूल नंबर 8 तक क्लियर कर चुका था। रूल नंबर 9 जिसका हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट मींस शैल और विल प्लस V1। तो शैल विल के साथ V1 का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हमें करना है कि कहां कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका दिया गया है रूल फर्स्ट। रूल 1 में कहता है कि फ्यूचर वर्क इन फ्यूचर टाइम, यानी वैसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है और फ्यूचर टाइम के साथ होने वाला है। ओके, फ्यूचर वर्क इन फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य में होने वाले काम के लिए हम शैल विल प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल यहां दिया गया है कि सी विल अराइव एट 6 o'clock। अब यहां देख रहे हैं कि एट 6 o'clock ये आपका क्या हो गया, टाइम। यानी अभी कहने का मतलब ये हो गया कि 6 बजे नहीं है, बस 6 बजे तक आएगी। यानी सी विल अराइव एट 6 o'clock, बस 6 बजे आएगी, गागेगी। इट मीन्स इट इज डिनोटेड एज फ्यूचर टेंस। तो यहां देख रहे हैं कि सी विल अराइव एट 6 o'clock, तो यहां क्या है कि वह 6 बजे आएगी, मतलब आने वाली है, अभी आई नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां दिया गया यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। आप यहां देखें टुमारो को, तो टुमारो क्या है, एक टाइम है। टुमारो एक टाइम है जिससे फ्यूचर का बोध होता है। तो क्या रहा कि यू विल गो टू कॉलेज, तुम कल कॉलेज जाओगे। इट मीन्स कि ना भी गए हो ना कल गए थे, बल्कि आने वाले समय में जाओगे। तो यहां से क्या मालूम चला कि फ्यूचर वर्क इन फ्यूचर टाइम। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 जो कि अब हर बार देख रहे हैं कि आपके टेंस में, फिर जब टाइम एंड टेंस शुरू किया तो पास्ट वाले में, प्रेजेंट वाले में, और अभी फ्यूचर वाले में रेगुलर यूज हो रहा है। तो चलिए ये आपका इस टॉपिक में, मतलब टाइम एंड टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का एक लास्ट चांस है। हालांकि मैं पिछले 2 क्लास में
कंडीशनल सेंटेंस का चर्चा कर चुका हूं और एक लास्ट टॉपिक है जिसका चर्चा मैं आज फिर करने जा रहा हूं। तो आई थिंक आप इसे क्लियरली समझ चुके होंगे, फिर भी बाय रूल्स मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, हम कह सकते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एनी कंडीशनल सेंटेंस। द फर्स्ट पार्ट इज ए कंडीशन, इट डिनोटेड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट, and the second part is result, it is denoted as future indefinite. It means कि we can say that कि when we read present tense then we use also this rule, and again we read future tense then we again read it. यानी कहने का मतलब कि एक पार्ट फ्यूचर का है और एक पार्ट प्रेजेंट का है। इसी कारण क्या है कि इस रूल को हमको दो बार पढ़ना होता है, एक बार फ्यूचर के रूल में, एक बार प्रेजेंट के रूल में। तो चलिए यहां पर समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जिसका हिंदी होता है शर्त सूचक वाक्य। इट मीन्स कि द सेंटेंस व्हिच गिव्स अस ए कंडीशन विथ ए रिजल्ट इज नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसमें कोई कंडीशन हो, कोई शर्त लगा हो और शर्त के साथ साथ कोई रिजल्ट हो, मीन्स परिणाम हो, तो इन दोनों वाक्यों का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है उसे ही कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। ओके, तो यहां पर देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में कितने काम होते हैं, दो काम। तो इसे समझा जाए जरा। एक हो गया आपका फर्स्ट वर्ग और दूसरा हो गया सेकंड वर्ग। आपका जो फर्स्ट वर्ग है वो शो करता है कंडीशन को, जो मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं। कंडीशन जो कि आपका जब भी आएगा तो वो आता है आपका हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, जबकि दूसरा पार्ट है आपका वो जो आता है, यहां पर बाई मिस्टेक लिखा गया है रूल, जिसे लिखना था रिजल्ट। दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक। यहां पर आप रूल को काट के क्या कर लेंगे, रिजल्ट कर लेंगे। ओके, तो आपका पहला पार्ट क्या हो गया, कंडीशन, जो बनता है हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और दूसरा पार्ट आपका हो गया, वो क्या हो गया आपका रिजल्ट, जिसे हम चाहें तो यहां पर शो कर सकते हैं क्या, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। यानी एनी हाउ आपको याद रखना होगा कि कंडीशन जिसमें क्या लगाता है, इफ या व्हेन। तो अगर बाय रूल्स आपको नहीं याद है तो डायरेक्टली ट्रिक याद रखें। ट्रिक ये याद रखें कि जिस सेंटेंस के शुरू में या स्टार्टिंग में, ठीक है, जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग में इफ या व्हेन लग जाए उस तरह के वाक्यों को क्या बोलते हैं, कंडीशनल वाक्य। तो जिसमें इफ लगा है वो कंडीशन का पार्ट होगा, और कॉमा के बाद जो पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे, मतलब पिछला पार्ट कहेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा। तो पहला पार्ट जब आपका इफ का पार्ट है तो इफ या व्हेन के साथ हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जबकि रिजल्ट वाले पार्ट के साथ हमेशा शैल या विल प्लस V1। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो चलिए समझे, आपका जो कंडीशन हो गया वो शो करता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट को, जबकि आपका जो फ्यूचर जो रिजल्ट है वो शो करता है फ्यूचर डेफिनिट को। इट मीन्स कि जो प्रेजेंट है आप शो कर सकते हैं किससे, V1 और V5 से, जबकि आपका जो फ्यूचर डेफिनिट है वो शो किससे करेंगे, शैल या विल प्लस V1 से। इस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकते हैं कि इफ द गिवन फर्स्ट पार्ट हैज V1 और V5 देन we always fill in the last part shall will or V1. Number 2, if the given last part is shall will plus V1 then we always use V1 or V5 in the fill in the blanks of the first part. तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि कैसे कहां पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि इफ कोहली हिट्स द सिक्सर, ओके, इफ कोहली हिट्स द सिक्सर, कॉमा, इंडियन टीम विल विन द मैच। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सेंटेंस में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। तो चलिए मैं इसको डिनोट कर दूं कि जो पहला पार्ट आपका है हो गया, ये जो है आपको दे रहा है क्या, कंडीशन, और जो दूसरा पार्ट है वो आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको रिजल्ट। तो पहला पार्ट में आप देख रहे हैं यहां पर हिट्स, ये जो आपका हिट्स है वो कंडीशनल का है, इसलिए किस रूप में आ गया, V5, क्योंकि यहां कोहली क्या है, सिंगुलर है। जबकि आप दूसरे पार्ट में आ जाइए, विल विन, ये शो करता है किसको, रिजल्ट को, जो कि बिन यहां पर आपका V1 दिया गया है। तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां पर मैंने देखा
कि जो पहला पार्ट है कि इफ कोहली हिट्स द सिक्सर इंडियन टीम विल विन द मैच, मीन्स यदि कोहली छक्का लगाता है या यदि कोहली छक्का मारता है तो या तब, कॉमा के बदले आप तो या तब का प्रयोग कर सकते हैं कि तो या तब भारतीय टीम मैच जीतेगी। इट मीन्स कि इस सेंटेंस से क्लियरली हम बता सकते हैं कि भारतीय टीम मैच कब जीतेगी, जब कोहली छक्का लगाएगी। तो इस तरह से टीम में मैच का जीतना और कोहली का छक्का लगाना दो अलग अलग बात को शो करता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि जिसमें इफ लगता है वो हमेशा कंडीशन होता है और जिसमें शैल भी लगता है वो हमेशा रिजल्ट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में बात करते हैं। तो अगर सेंटेंस में आपको यहां पर विल बिन अगर दिया रहता और आपके साइड में यहां पर एक ऑप्शन रहता सिर्फ हिट, HIT हिट, तो क्या करना होता कि अगले पार्ट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि सिंगुलर की प्लूरल है उसके अनुसार हमको V1 V5 अप्लाई करना होता। लेकिन अगर पिछला पार्ट सपोज दैट खाली रहता और अगला पार्ट क्या दे रहा था, हिट्स, तो पीछे जो आपका ऑप्शन है क्या होता, बिन, WIN, तो आपको शैल बिल के अनुसार V1 का प्रयोग करना होता है। इस तरह से आपने कंडीशनल सेंटेंस को सीख चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 जो कि आपका होता है फ्यूचर का नंबर 2, जिसे बोलते हैं यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जानकारी टेंस में आपको पहले ही एक पहचान एक स्ट्रक्चर ग्रुप में दिया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हो गया पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आ जाए रूल नंबर इसका फर्स्ट, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल नंबर पहला, कर रहा कंटिन्यूड वर्क इन फ्यूचर टाइम। समझे, कंटिन्यूड वर्क इन फ्यूचर टाइम, यानी जाहिर सी बात है जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाला सारा काम, सारा वर्क फ्यूचर शो ही करेगा, फ्यूचर टाइम को ही शो करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा कंटिन्यूड वर्क इन फ्यूचर टाइम, वैसा काम जो फ्यूचर में लगातार चलता है, ठीक ना, वैसा काम जो फ्यूचर में लगातार जारी हो, चल रहा हो, उस काम के लिए हम शैल या विल प्लस बी प्लस V4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप यहां देखें कि विल बी प्लेइंग लगा हुआ है, ओके, विल बी प्लेइंग, साथ में आगे है ही, तो क्या बन गया कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। अब यहां पर देखें कि टुमारो मॉर्निंग जो आपको समय को शो करता है, ओके, टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह, है ना, कल सुबह यानी कल आने वाला सुबह। तो यहां क्या देखें कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह कल सुबह क्रिकेट खेलता रहेगा, यानी कल सुबह फ्यूचर टाइम हो गया और क्रिकेट खेलता रहेगा, खेलता रहेगा मतलब तुरंत खत्म नहीं होगा बल्कि कुछ समय तक जारी रहेगा। तो क्या हो गया आपका कंटिन्यूड। तो इसे क्या समझे कि कंटिन्यूड वर्क इन फ्यूचर टाइम, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। तो इस तरह के वाक्यों में क्या लग जाता है, शैल विल, साथ में BEB प्लस V4। इसी का समझे आप रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 यहां देख रहे हैं फ्यूचर वर्क विथ फिक्स टाइम। अब जरा ध्यान दें, रूल 1 में आपका है कंटिन्यूड वर्क इन फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर में काम होगा लेकिन कंटिन्यूड होगा जो कुछ समय तक जारी रहेगा। लेकिन रूल नंबर 2 में क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर वर्क विथ फिक्स टाइम, काम फ्यूचर का ही होगा लेकिन उसमें आपका जो टाइम लिमिटेशन है, जो टाइम बाउंड है वो फिक्स रहेगा, यानी कहने वाला टाइम आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि इस समय तक आपको काम को चलता रहेगा या खत्म कर देना है, ओके। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल कह रहा है आपका कि आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है, डूइंग दिस वर्क। अब देखिए यहां पर कह टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी ये जो पार्ट आपका हो गया कि टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ये पार्ट आपका हो गया टाइम को शो करता है। तो टिल मतलब तक, ठीक है, टिल मतलब तक, जो किसी टाइम के बाउंड को शो करता है, किसी टाइम के लिमिटेशन को शो करता है। कह रहा है कि आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करता रहूंगा, कब तक, इस महीने के अंत तक। अब देखें तो हो जाएगा, मैं इस काम को इस महीने के अंत तक करता रहूंगा। सपोज दैट किसी महीने मैंने काम शुरू किया और उस महीने के लास्ट तक ही करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो दिस इज द टाइम बाउंड टिल, यानी टिल से हमें टाइम के
लिमिटेशन का, उसके बंधन का, उसके सीमा का पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका रूल्स क्या हो जाएगा कि फ्यूचर वर्क इन फिक्स टाइम, या फ्यूचर वर्क विथ फिक्स टाइम, यानी काम फ्यूचर का ही है लेकिन आपका टाइम क्या है, फिक्स किया गया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि टिल दिस एंड ऑफ दिस मंथ, तो क्या मालूम चला कि काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन एक निश्चित समय तक खत्म होने वाला है, उससे आगे नहीं जाने वाला है। और इसी के जैसा थोड़ा डिफरेंस के साथ आगे हम बढ़ते हैं नंबर 11, जिसका हेडिंग दिया गया यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कह रहा है कि वैसा टेंस, ठीक है ना, वैसा टेंस जिसमें शैल या विल के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। एक बात और बच्चों, आप ध्यान देंगे कि शैल विल के साथ ऑलवेज हैव लगता है, HAVE, ना कि हैज या हैड। ऐसा ना समझें कि विल के साथ हम लगा देंगे हैज और शैल के साथ हैव, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। विल और शैल के साथ ऑलवेज हमेशा और हमेशा हैव यूज होता है, ना कि हैड और हैज। और हैव के साथ हमेशा V3 का फॉर्म लगता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया कि शैल या विल अब प्लस हैव साथ में V3। तो अब हमें यह पढ़ना है कि शैल हैव विल हैव के साथ जो V3 है वो किस किस कंडीशन में प्रयोग करना होता है। तो यहां पर आपका आ गया रूल नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि फ्यूचर वर्क फिनिश्ड इन फिक्स टाइम। अब जरा गौर करें, अभी जो मैंने पढ़ाया नंबर 10 यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फिर से आप देख लें जरा एक बार। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका जो शो कर रहा है यहाँ पर देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल नंबर 2, जिसे मैंने आपको भी सर्कल किया। फ्यूचर नंबर क्या, रूल नंबर 2। यह कह रहा है फ्यूचर वर्क विथ फिक्स टाइम, यानी काम फ्यूचर का है लेकिन टाइम क्या है, फिक्स्ड है। इसमें यह नहीं बता रहा है कि काम खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस होता रहेगा। लेकिन आप जरा देखें इस स्क्रीन पे कि आपका जो दिया गया है कि फ्यूचर वर्क, काम आपका क्या है फ्यूचर का, फिनिश्ड। इस बात पे गौर करें, फिनिश्ड मतलब समाप्त हो चुकेगा। और ऐसे भी आपको जो पहचान पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन था फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट का, कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर वर्क, काम फ्यूचर का ही है लेकिन फिनिश्ड मतलब समाप्त हो जाएगा इन ए फिक्स टाइम, यानी एक फिक्स टाइम में आपका काम समाप्त हो जाना चाहिए। जबकि पिछले टॉपिक में क्या पढ़े नंबर 10 वाले रूल नंबर 2 में कि फ्यूचर तक वो काम जाता रहेगा। ये क्या है कि फ्यूचर के फिक्स टाइम तक, यानी फिक्स टाइम तक काम को एनी हाउ फिनिश कर देना है। यही दोनों में अंतर है। तो इस पॉइंट को समझें बारीकी से कि एक फ्यूचर में, जिससे मान लिया मैंने कहा कि आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करता रहूंगा, कब तक, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। अब इस महीने के अंत तक, इस मान लें किसी महीने का लास्ट डेट 30 या 31 तारीख हुआ, ओके, तो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वो काम 30 तारीख को खत्म हो सकता है या 30 से पहले भी खत्म हो सकता है। समझ रहे हैं ना कि 30 तारीख को भी खत्म हो सकता है और 30 तारीख से पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन करा फ्यूचर वर्क फिनिश्ड इन फिक्स टाइम, अगर मैं कह दूं कि मैं सुबह 5 बजे तक इस काम को खत्म करना है, तो एनी हाउ आपको 5 बजे तक खत्म ही कर लेना है, उसके ऊपर नहीं जाएगा और उससे बहुत पहले भी खत्म नहीं होगा, यानी फिक्स टाइम पर ही खत्म होगा। जैसे आपको क्लास चलता है आपका 1 घंटे का, किसी का 1.5 घंटे का, तो क्या होता है कि फिक्स टाइम पे क्लास को छोड़ना होता है। कोई आप सीरियल देखते हो टीवी पर, तो क्या होता है कि सीरियल का टाइम भी फिक्स टाइम पे खत्म होता है। तो उसी तरह से फ्यूचर वर्क फिनिश्ड इन फिक्स्ड टाइम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कह रहा है कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा या चुकेगा बिफोर मंडे। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं बिफोर मंडे, आपका क्या हो गया, एक टाइम हो गया। और ये जो है एक ऐसा टाइम है जो आपको क्या शो करता है, फ्यूचर के परफेक्ट को। क्लियर। तो आपका इसका हिंदी क्या हो गया कि वह सोमवार से पहले तक, है ना, वह सोमवार से पहले तक ये अपने काम को समाप्त कर चुकेगा या समाप्त कर चुका होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका टाइम है वो फिक्स कर दिया गया है और काम भी क्या है, फ्यूचर का है। चलिए यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है जिसके माध्यम से आप इजीली, ठीक ना, इजीली बाय ट्रिक किसी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें,
यहाँ पर आपको दो मीनिंग दिया गया है। एक दिया गया आपका बाई प्लस टाइम, ठीक ना, बाई प्लस टाइम। जैसे मान लिया जाए कि बाई प्लस टाइम है क्या, तो बाई प्लस टाइम को जैसे समझें, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं वाई संडे, बाई संडे, तो क्या देखने लग रहा है कि संडे के द्वारा, लेकिन गलत। बाई का मतलब टाइम के साथ लगाने पर तक होता है, जिसको हम टिल भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से टिल का प्रयोग होता है किसी टाइम के बाउंड को शो करने के लिए, तो टिल के बदले हम चाहें तो बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, यहां देखें आप नंबर 2 में जो दिया गया बिफोर प्लस टाइम, जैसे कि आप एग्जांपल देखें बिफोर मंडे। चलिए मान लिया जाए कि अगर हम ऐसे कर दें कि बिफोर जनवरी, क्या हो गया आपका बिफोर जनवरी। तो देखिए, तो जरा पहला स्ट्रक्चर में बाई प्लस टाइम कर रहा है, तो बाई प्लस संडे मंडे लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है बिफोर प्लस टाइम, तो बिफोर के बाद क्या लगा दें, जनवरी लगा दिए। तो वैसा कोई भी सेंटेंस, ठीक ना, इंग्लिश का वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बाई प्लस टाइम हो या बिफोर प्लस टाइम हो, तो बेझिझक क्लियरली आप शैल विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, कि चलिए यहाँ पर मान लिया बिल हैव फिनिश्ड, ये जो है मैंने इसको अभी सर्कल किया, ये आपका यहाँ पर डॉट 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 यानी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहता। क्लियर। और आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सिर्फ इस तरह से देता कि FINISH फिनिश मतलब समाप्त, ठीक है, FINISH फिनिश। तो देखिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका क्या है कि बिफोर प्लस मंडे। जैसे मैंने देखा कि बिफोर प्लस मंडे है, तो बिफोर प्लस मंडे में किसको शो करता है, फिक्स्ड इन टाइम को, यानी फिक्स्ड इन, तो फिक्स टाइम में क्या शो कर रहा है आपको, विल हैव या शैल हैव प्लस V3। तो फिनिश का V3 क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या लग जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, जिसे मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि फ्यूचर का लास्ट, ठीक ना, फ्यूचर का लास्ट और पूरे चैप्टर का भी लास्ट, यानी कहने का मतलब कि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टेंस एंड ऑफ दिस चैप्टर। करा है कि यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां कहां पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लें स्ट्रक्चर्स का। तो ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी 10 से पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज शैल और विल, लेकिन शैल विल के साथ हैव प्लस बीन भी रहेगा, और जिसमें बीन लगता है उसमें यहाँ क्या लगता है, बिफोर लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब टाइम को शो करने के लिए मैंने पहले भी आपको नोट्स बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में सिंस या फॉर, लेकिन फ्यूचर में जो सिंस था ना पहले, जो सिंस था पहले, वो सिंस फ्रॉम यूज करना है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट पास्ट के लिए सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम को फ्यूचर के लिए फ्रॉम। बाकी पीरियड ऑफ टाइम चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसके लिए एनी हाउ फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपका दिया गया है टाइम, ये टाइम है, तो टाइम को शो करने के लिए आपका फ्रॉम भी लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। इफ द गिवन सेंटेंस डिनोटेड एज पीरियड ऑफ टाइम देन बी यूज फॉर, एंड डिनोटेड एज पॉइंट ऑफ टाइम देन बी यूज फ्रॉम इन द फ्यूचर टेंस, ना कि पास्ट और प्रेजेंट। अब इसमें बस आपका एक ही रूल है, जो कि यहां दिया कंटिन्यूड फ्यूचर वर्क। देख रहे हैं कि तीनों टेंस में बस बारीकी सा अंतर आ रहा है, छोटा सा अंतर आ रहा है। किसी में फ्यूचर वर्क है जो कि चलता रहा, किसी में फ्यूचर वर्क है जो कि फिक्स समय में खत्म हो जाना है, और यहां पर जो फ्यूचर वर्क है वो चलता रहेगा एक लंबे समय तक। ध्यान दें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई काम फ्यूचर तक जाकर के रुक जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम निश्चित समय तक मतलब फिक्स टाइम तक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और चौथा जो बोल रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और लंबे समय तक मतलब लॉन्ग टाइम, ठीक ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक वो जारी रहेगा, मतलब खत्म नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा बारीकी अंतर से हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां दे रहा है कि फ्यूचर वर्क फॉर नेक्स्ट लॉन्ग टाइम, यानी अगले लंबे समय तक, ठीक ना, अगले लंबे समय तक।
यानी काम आगे जारी रहेगा, अगले समय तक जारी रहेगा, लेकिन लंबे समय तक जारी रहेगा, वो शॉर्ट ऑफ टाइम खत्म नहीं होगा। तो यहाँ देखिए करा कि फ्यूचर वर्क मतलब लगातार चलने वाला काम जो लंबे समय तक आगे भी जारी रहेगा। तो वैसे कामों के लिए विल हैव शैल हैव के साथ बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं, और जो काम समाप्त हो जाता है टाइम पे तो उसके लिए विल हैव शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल कर रहा है कि द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आवर्स जो आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या लग गया आपका फॉर। अब देख रहे हैं कि वर्किंग इन द फील्ड में काम का क्या है, कंटिन्यूड है क्योंकि ING फॉर्म है, V4 फॉर्म है, और साथ में अगर आप विल हैव बीन यानी लॉन्ग टाइम को शो करता है। तो क्या हो गया कि किसान, ठीक ना, किसान 2 घंटों से अपने खेतों में काम करते रहेंगे, यानी ठीक अभी से 2 घंटा बाद किसान काम शुरू करेंगे। अब वो काम कितना लंबा समय जाएगा इसका टाइम क्या है, बॉन्ड नहीं दिया गया, यानी फिक्स टाइम का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन हाँ इतना बताया गया कि 2 घंटा बाद शुरू होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि हर टेंस में कुछ ना कुछ टाइम आपको ऐसा दिया गया है जिससे आपको कंफर्म करना है कि वो प्रेजेंट में किस टाइप्स का है, पास्ट में किस टाइप्स का है और फ्यूचर में किस टाइप से। तो इस तरह से क्या देखें कि हम टेंस पूरा क्लियर कर लिए, और टाइम के ऐड करने पे टेंस में कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, उसको हमको क्लियर कर दिए। अब एक छोटा सा नोट्स है जो आप ध्यान देंगे कि इस नोट्स के माध्यम से आपको कौन कौन से चीज क्लियर होंगे। तो ये नोट्स ना सिर्फ आपको टेंस, टाइम एंड टेंस के साथ साथ आगे आने वाले और भी चैप्टर्स हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस नोट्स को जरा क्लियरली अपने नोटबुक में लिख लें, ठीक ना, नोटबुक में लिख लें या फिर इस वीडियो को सेव कर लें ताकि फ्यूचर के लिए आपको हेल्प मिल सके। यहां देखें, यहां आपका कह रहा है कि डू, डज और डिड। ठीक है, तो डू, डज, डिड के साथ ऑलवेज क्या लगाना है आपको, हमेशा आपको लगाना है वर्ब का पहला फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। अब सवाल रहा कि कहां कहां लगता है, तो डू डज हो गया आपका प्रेजेंट का और डिड हो गया पास्ट का, यानी इफ द गिवन सेंटेंस हैज, if the given sentence has do, does or did as an auxiliary verb, then we always use V1। यानी जिस पार्ट में, जिस सेंटेंस में कहीं पर भी आगे, बीच में या लास्ट में do, does, did लग गया तो क्या यूज करना है, हमेशा V1 फॉर्म यूज करना है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब आ जाइए, तो ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया पहला पॉइंट हो गया। अब ध्यान दें, जिसको मैं यहां से आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से लेकर करके आपका, सॉरी एक मिनट, यहां से नहीं, आप यहां से लेंगे, यहां से यहां तक आपका हो गया एक कैटेगरी जो कि आपका नंबर 3 है, और ये जो आपका हो गया नंबर 2 हो गया। ध्यान दें, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और यहां से लेकर नीचे लास्ट तक आपका नंबर 3। क्लियर। तो इसमें और भी कुछ होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो चलो समझिए। पहला के अनुसार क्या होगा कि डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1। नंबर 2 के अनुसार क्या हो गया कि हैज, हैव, हैड, ठीक ना, हैज, हैव, हैड के साथ ऑलवेज V3, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, किसी चैप्टर्स में हो, हमेशा V3। अंतर क्या आया कि हैज, हैव आपको शो करता है प्रेजेंट के परफेक्ट को, हैड शो करता है पास्ट के परफेक्ट को। अब आइए नंबर 3, इज, एम, आर जो कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया, वाज, वेयर जो कि पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया, हैज बीन, हैव बीन जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और शैल बी, विल बी जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी ये सारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक ना, ये सारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है कि वो जब भी शो करता है तो V4 को, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन, शैल हैव, विल हैव बीन के साथ शैल बी या विल बी, ये सारा क्या लगाएगा आपका V4। और बाकी जो बच गया हैज, हैव, हैड वो आपको क्या लगाता है, वो हमेशा V3। उसके अलावा आप अलग से एक थोड़ा सा नोट कर सकते हैं जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मान लिया जाए कि अगर कोई सेंटेंस में हो सकता है कि इस तरह से रह जाए शैल और दूसरा पार्ट आपका रह सकता है विल,
तो ध्यान दें कि शैल विल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो इस पॉइंट को मैं आगे जो एक चैप्टर आपको पढ़ना क्या है, मॉडल वर्ब, आधुनिक क्रिया, उसमें इसकी विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम इंडेक्स आप ये समझ लें कि इन दोनों के साथ जब भी लगता है तो हमेशा V1 ही लगता है। शैल के साथ भी V1 और विल के साथ भी V1। तो क्या देख रहे हैं कि इस तरह से आपका जो चैप्टर है टाइम इंडेक्स वो फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक का जो सारा क्लास है वो काफ़ी आपने एंजॉय किया। साथ ही साथ इस टेंस में आने वाले सारे आइडेंटिफिकेशंस, उसके स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स को आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। दूसरी बात कि टाइम के लगने पे क्या क्या चेंजिंग आया ये आपने सीख लिया। तो चलिए फाइनली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो ये आपका जो क्लास था टाइम एंड टेंस, ये आपका यहाँ से हो गया फिनिश। आप ये 12th सिलेबस जो है आपका 12th का सिलेबस है, उस 12th के सिलेबस के अनुसार आपको सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिया गया। बट अब आगे आपका बच गया प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम तो कल का क्लास बच्चों आप मिस ना करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में आपका जो सारा मटेरियल है एज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के रूप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें पूरे टाइम एंड टेंस का जो क्वेश्चन है वो आपके शो किया जाएगा। तो कल के क्लास में आपको जो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एज ए प्रैक्टिस टाइम, आप उस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद ट्राई करेंगे कि हाँ आपने कितना सीखा, आपने कितना बनाया। उसके बाद आपके आंसर को मैं अपने आंसर से मिलवाऊंगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप अपने घर पे बैठ करके आंसर मिलाएंगे और खुद कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अचीव किया। इससे ये होगा कि आपने टाइम एंड टेंस कितना पढ़ा, कितनी जानकारी हासिल की, यह आपको पता चल जाएगा। एक कहावत है ना, ये कहता है ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, आप वही बात यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि आज जो आपका क्लास टाइम एंड टेंस खत्म हुआ, इसे आप क्लियरली फिर से रिवीजन कर ले, ताकि कल का जो प्रैक्टिस टाइम होगा, जो प्रैक्टिस बैच होगा, उस प्रैक्टिस बैच में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लाख पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। आपने क्या सीखा, क्या अचीव किया, ये बताने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो चलिए, इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक है और जो आपका चैप्टर है 12th का फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड टेंस, वो भी आपका एक अच्छी तरह से फिनिश हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आज से वैसे बच्चे जो 11th में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इस सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें। उस चैनल पे आने वाले सारे प्लेलिस्ट को देखें, उसमें आपको 11th के नए चैप्टर्स के साथ नए टॉपिक आपको मिलेंगे। तो आई होप दैट कि वैसे बच्चे जो फिलहाल अभी मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, वो 12th के बच्चे अपने अपने सर्किल के, अपने अपने रिलेशनशिप के बच्चों को बताएं कि इसी चैनल पे, किस पे, सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आपका 11th का बैच आज से शुरू होने वाला है। तो जो बच्चे इसके इंटरेस्टेड हैं उन बच्चों को बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चाहें तो अपने प्रॉब्लम्स को टेलीग्राम से जुड़कर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज तक का टॉपिक बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस बैच के साथ, नए जोश के साथ, और उसमें यह बताया जाएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को इजीली वे में डन किया जाता है, उसको क्लियरली बनाया जाता है। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।